अध्याय 2 के प्रथम भाग में हमने पढ़ा कि आरंभिक मानव प्रारंभ में इधर-उधर क्यों घूमते थे और आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती थी। यानी पुरातत्वविदों को कुछ वस्तुएं मिलती थी जिनका निर्माण आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। तो उस काल की वस्तुओं के मिलने से भी उनके बारे में पता चला। रहने की जगह निर्धारित करना, वो किस तरह से रहने की जगह निर्धारित करते थे। पूरा स्थल किसे कहते हैं, आग की खोज या आग का प्रयोग कैसे करते थे, पुरापाषाण काल के कौन कौन से भाग हैं, और घास के मैदान कब बने, खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई। ये बसने की प्रक्रिया है ना, इसको जाना जाता था। खेती और पशुपालन शुरू हुआ तब ये बसने की प्रक्रिया चालू हो गई। एक नवीन जीवन शैली, यानी कि जब एक जगह रहने लगे तो उन्होंने पौधों को भी उगाना शुरू किया था। पौधों को उगाने के लिए उन्हें एक जगह रहना पड़ता था, क्योंकि पौधे के बीज को उगाने से लेकर उसको देखभाल करनी, उसकी सिंचाई करनी, उसके खरपतवार हटाना और जानवरों चिड़ियों से उसको बचाना, फिर उसको काटना और उसके भंडारण करना, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते थे। तो उसके लिए उनको एक जगह रुकना पड़ता था। फिर उसका भंडारण भी क्या करते थे, बड़ी बड़ी टोकरियों और बड़े बड़े बर्तनों में। जानवरों को वो लोग एक खाद्य भंडार कहते थे, क्योंकि जानवर पालते थे तो उनके बच्चे होते, इससे उनकी संख्या बढ़ती थी और जानवर उनकी खाल, मांस और उनके बाल उनके काम आते थे। अब पढ़ते हैं हम आज स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों अब पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम के लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ये बुर्ज होम कहाँ है, वर्तमान जो कश्मीर है वहाँ। तो वहाँ के लोग पहले क्या करते थे कि गड्ढे बनाकर फिर गड्ढे ज़मीन के नीचे मकान बनाकर रहते थे। फिर उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाते थे, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर और बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। जो पुरापाषाण युग के जो औजार थे उनसे भिन्न मिले, इसका मतलब कि ये औजार हुए अब वो नवपाषाण युग के हैं। उसके साथ साथ वो पुराने औजार थे, यानी पुरापाषाण काल के वो औजार भी वहाँ पे मिले। वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था, और ओखली और मूसल का प्रयोग आज भी हम करते हैं अनाज पीसने के लिए। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। देखो, ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण हैं, यानी औजार है या उपकरण है जिनको काम में लेते थे प्रारंभिक मानव। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि ये पात्र इसमें क्या क्या रखा जाता होगा। पानी रखा जाता होगा, यो भंडारण के लिए चावल, गेहूँ, दाल वगैरह रखी जाती होंगी। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण यानी कि उन पर सुंदर चित्रकारी की जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे उन पर सुंदर चित्रकारी भी की जाने लगी और इनमें अपनी चीज़ें रखते थे वो। फिर धीरे धीरे इन बर्तनों में वो खाना भी बनाने लगे थे, और इस समय तक वो चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज खाने के रूप में प्रयोग करने लग गए थे। अब वो कपड़े भी बुनने लग गए थे और कपास जैसे
आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। यानी कि ये परिवर्तन सारी जगह एक साथ नहीं हुई है, ये अलग अलग कोई जगह आगे, कोई जगह वाले प्रारंभिक मानव इन विकास में इस विकास में आगे थे, कोई पीछे थे, कोई और भी पीछे थे। जैसे अभी वर्तमान में भी हम विकसित देश, विकासशील देश, अविकसित देशों के बारे में पढ़ते हैं, उसी तरह से उस समय भी अधिक विकसित प्रारंभिक मानव और कम विकसित प्रारंभिक मानव होगा। सूक्ष्म निरीक्षण। महरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में महरगढ़ ढूंढो। आप महरगढ़ देखना, इसका PDF में मैं डाल दूंगी, या मैं अभी बता देती हूँ आपको महरगढ़ ढूंढ के। प्रश्न नंबर 2 पर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मेहरगढ़, ये है मेहरगढ़, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। सूक्ष्म निरीक्षण। महरगढ़ में जीवन मृत्यु। महरगढ़ को हमने देख लिया, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। ये ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यानी कि मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यानी कि सबसे एडवांस हो गया ना ये क्षेत्र। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ है। हिरण और सूअर की, और पालतू में भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज़्यादा कमरे होते थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते रहेंगे। यानी कि बड़े बड़े कमरे थे, 4 से अधिक कमरे होते थे, चौकोर होते थे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे, और लोगों की आशा थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए उनकी कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान रखा जाता था। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में तो एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ये चित्र है, देखो मेहरगढ़ की कब्र का। ये होगी बकरी की कंकाल, या आदमी का है चित्र, और ये बकरी का कंकाल है। अन्यत्र में पढ़ते हैं। फ्रांस में गुफा में कई की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। स्कूली छात्र क्यों नहीं कर सकते खोज? बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। यानी ये चित्र गेंडे वगैरह, भैंस, गाय, घोड़े और चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया। इन रंगों को लोह एसिड और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। ये संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर बनाया जाता था। ये चित्र कब बनाए जाते थे? उत्सवों पर, और लोह एसिड और चारकोल जैसे खनिजों से बनाए जाते थे। फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्की को ढूंढो, और नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चेताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था।
जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। चकमक पत्थर का नाम हम हमेशा सुनते हैं, तो ये कहाँ से लाया जाता था? सीरिया से। लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। यानी कि पाषाण युग तक 99% या 90% खोजें हो चुकी थी, लेकिन ये जो पहिए का विकास था वो उस समय नहीं हुआ था। देखो, उन्होंने कृषि करना सीख लिया था, पशुपालन करना सीख लिया था, आग जलाना सीख लिया था, लेकिन अभी वाहन का विकास नहीं होता, यानी पहिए का विकास नहीं होता। तो वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह खुद लेके जाया करते थे या अपने जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। आज ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम